अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। हम लोग पहुंच गए जनाब चैप्टर नंबर 3 पे। हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। इसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पार्ट था, बैलेंस शीट का वाला पार्ट हमने तकरीबन कर दिया था। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। तो पीएनएल को आप बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और दोनों को कंबाइन बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। तो अब हम बात करने लगे हैं अपने पीएनएल की। कहता जनाब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम देखेंगे जनाब इसके बेसिक्स रूल क्या है, इंटरकंपनी आइटम्स क्या है, अदर एडजस्टमेंट्स और प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। द बेसिक रूल इसका क्या है, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही थी, तो शायद मेरा ये स्पीकर जो था वो बंद था। चले जी मैंने इसको ओपन कर लिया, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरी। चलो जी बेसिक रूल क्या है इसका, कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस bring together the sales revenue, income and expenses of the parent and sales revenues, income and expenses of the subsidiaries। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने पहले बात की है कि हम लाइन टू लाइन जो है बैलेंस शीट को ऐड करते हैं, इसी तरह हमने लाइन टू लाइन जो है वो पीएनएल को भी ऐड करना है। Similarly, a consolidated statement of other comprehensive income bring together the gains and losses of the parent and the gain and losses of the subsidiary. In the consolidated financial statements, all items of income, expenses, gain and losses are a straight cross cost of equivalent items in the individual financial statements of the members of the group. So simple is that a line to line जो है हम सेल, परचेज, एक्सपेंसेस वगैरह को सारा को ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। Consolidated financial statement must also disclose the profit or loss for the period and the total comprehensive income for the period attributable to owners of the parent of company and the non-controlling। तो हम क्या करेंगे, जो आप सब्सिडी टेक ओवर करेंगे उसका जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसके दो पोर्शन करेंगे। कितना पोर्शन जो है पेरेंट के पास है, कितना जो है वो एनसीआई के पास है, उसको हम अकॉर्डिंगली शो करेंगे। The figure for NCI is simply their share of subsidies profit for the year that has been included in the consolidated financial statements of corporation income। तो एनसीआई का कौन सा शेयर है, सिंपली जो है उसका जो है वो सब्सिडी में उसका जो शेयर है प्रॉफिट लॉस में वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको सेपरेट शो कर देंगे। द अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट एंड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आर शोन ए मैट्रिक इमीडिएटली बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इनकम। तो उसको कैसे शो करेंगे उसने आपको बताया हुआ यहाँ पे। वो कहता है पहले आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑनर्स और एनसीआई दोनों को आप जमा करके शो कर देंगे। वेयर एक्स परसेंटेज ऑफ द एनसीआई ओनरशिप इंटरेस्ट, वाई इज द सब्सिडी प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो फॉर्मूला से दिया है उसका ब्रेकअप बता रहा है कि वो एस एन क्या है, जो उसकी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसकी परसेंटेज है, और वाई क्या है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। इंटरकंपनी आइटम के बारे में बात करेंगे आपसे। कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज। It is usually necessary to make adjustments to eliminate the result of intercompany trading. This includes adjustments to cancel out the intercompany trading balances and unrealized profit। अब क्या करना है आपने कि जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है, मतलब एक जो पेरेंट कंपनी सेल कर रही है, सब्सिडी कंपनी परचेज कर रही है, तो एक की बुक में सेल आ रही है, एक की बुक में परचेज आ रही है। तो जब आप कंसोलिडेट करेंगे तो क्या होगा, वो सेल भी नजर आएगी, परचेज भी नजर आएगी। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप सेल और परचेज दोनों को जो है वो लॉक ऑफ कर दें। इसी तरह अगर कोई इन्वेंट्री में कोई चीज पड़ी हुई है किसी की, वहां पे अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट शामिल है तो वो प्रॉफिट भी जो है वो आप उसको उसमें से माइनस करते हैं। Intercompany trading will be included in the revenue of one group of company and purchases of the another. These are cancelled on the consideration। तो सेल और परचेज उसको जो आपस में आप कैंसिल कर देंगे। जिस तरह आप रिसीवेबल और क्रेडिटर्स को आपस में नॉक ऑफ करते हैं, इसी तरह यहाँ पे आप सेल और परचेज को जो है वो नॉक ऑफ कर देंगे। सिंपलिटी क्या होगी, आप रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल को जो है वो क्रेडिट कर देंगे।
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करता है, इफ एनी आइटम सोल्ड बाय वन ग्रुप ऑफ कंपनी टू अनदर आर इंक्लूडिंग द इन्वेंट्री। अब आपने सेल परचेज तो खत्म कर दी, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर अगर कोई आइटम पड़ा हुआ है तो वो कहता है उसका क्या करना है, ई आई हैव नॉट बीन सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप बाय द ईयर एंड, देयर वैल्यू मस्ट बी एडजस्टेड टू लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट reserve value from the group point of view. For the consolidated financial statements positions, this is an inventory valuation adjustments made in the consolidated financial statement. वो क्या करेंगे आप इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप डेबिट करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप P&L में क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में क्या करेंगे, उसको आप क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शीट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो P&L को आप डेबिट करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से, ठीक है जी, और आप जो एसेट साइड अपनी बैलेंस शीट में उसको आप क्रेडिट कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। The adjustments in the statement of comprehensive income reduces gross profit and hence profit for the year. The NCI share in this reduced figures and the balance is added in the table. तो कहते हैं इसके अंदर जो है आपको NCI का जो शेयर उसका भी इफेक्ट दिखाना है। Thus the adjustments in shares between both ownership interests. If the sale from S to P, अब सब्सिडी ने अगर पेरेंट को सेल की है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट मस्ट बी शेयर्ड विद एनसीआई। तो अगर आप वो कहता है कि पेरेंट ने सेल किया, अगर पेरेंट ने सेल की है सब्सिडी को, तो इसमें जो आपका जो एनसीआई है, जो इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसका इफेक्ट सारा पेरेंट को जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडी ने सेल की है पेरेंट को, तो इसका जो इफेक्ट है वो आप जो है पेरेंट को भी देंगे और एनसीआई को भी देंगे, इसका इफेक्ट सिर्फ पेरेंट को जाएगा। ये बात कर रहा है, ठीक है जी। Intercompany management fees and interest, all other intercompany amounts must also be cancelled. Where a group of company charges another group of companies management fees, interest, there is no external group income or external group expense. They are cancelled one against the other, like intercompany sales and cost. वो कहता है अगर आपने मैनेजमेंट फीस चार्ज की दूसरे को, तो वो भी आप जो है वो आपका इंटरनल मामला है, उसको भी आप क्या करें, उसको भी आप एडजस्ट करें। उसकी एंट्री क्या होगी, आप इनकम को डेबिट कर दें मैनेजमेंट फीस में और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। एक इनकम होगी मैनेजमेंट फीस, एक एक्सपेंस होगा, तो उसको आप नोट करें। इंटरकंपनी डिविडेंड, the parent may have accounted for dividend income from the subsidiary. This is cancelled on consolidation. Dividend received from the subsidiary are ignored in the consolidated financial statement of company's income because the profit out of which they have paid have already been consolidated. अगर डिविडेंड पे क्या उसको आप इग्नोर कर दें, लेकिन अभी अगर डिविडेंड पेबल है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर दें। अदर एडजस्टमेंट में क्या है जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स इफ द डेप्रिसिएबल एसेट्स इज रीवैल्यूड ऑन कंसोलिडेशंस, द डेप्रिसिएशन स्ट्रीम that relates to the revalued assets will be need to be adjusted. तो अगर आपने फेयर वैल्यू पे लेके आने एसेट सब्सिडी के, तो अगर इसकी सीक वैल्यू बढ़ गई है तो उसके साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन को भी हमने इंक्रीज करना होगा। This adjusted is carried out in the financial statement of the subsidy. It will affect the subsidy profit after tax and therefore will affect the NCI. तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी एडिशनल आपका आपने फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई है, पीपी की वैल्यू बढ़ाई है, डेप्रिसिएशन बढ़ाई है, डेप्रिसिएशन जो बढ़ेगी वो क्या कहाँ जाके माइनस होगी, वो उसकी रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाएगी। जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो वो प्रोपोर्शनल जो है बाकी बच जाएगी, वो पेरेंट्स में और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट होगी। Account for impairment of goodwill. When purchased goodwill is impaired, the impairment does not affect the individual financial statement of the parent company or the subsidiary. The effect of impairment applies exclusively to the consolidated financial statements and consolidated income. तो कहता है गोल्ड जब आपकी इम्पेयर होगी तो उसका इफेक्ट जो है आपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। If the goodwill is impaired, it is written down in the value of consolidated financial statements positions and the amount of written down is charged as an expense in the consolidated income. ठीक है जी, जिस आप पेमेंट की एंट्री करते हैं उसको आप एज ए नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जो उसको एक्सपेंस कर देंगे और गुडविल को आप इतना कम कर देंगे। ठीक है जी, आगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, देखते हैं हम क्या कह रहा है ये।
इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। हमने इसकी जो है कंसोलिडेटेड जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो यहाँ पे हम इसकी बनाएंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड क्या कहता है जी? कहता है पी लिमिटेड रिक्वायर्ड 80% ऑफ 3 इयर्स को, 3 साल पहले उसने जो है उसका 80% रिक्वायर्ड किया है। गुडविल ऑन एक्विजिशन वाज 80,000, गुडविल उसने दी हुई है। उसने कहा गुडविल कितनी है आपकी? 80,000 है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एट द ईयर एंड वाज एस्टिमेटेड टू बी 65,000। तो जब उसने एक्वायर्ड की थी गुडविल उसकी कितनी थी? 80,000 थी, लेकिन अब कितनी है? क्लोजिंग कितनी है आज की डेट में? वो 65,000 है। This was the first time that the recoverable amount of the goodwill has been fallen below the amount at initial। वो कहता है फर्स्ट टाइम जो है इसकी पेमेंट हुई है जब से इसको 3 साल पहले में टेक ओवर किया था, लेकिन 3 साल के बाद आप जो है उसकी वैल्यू जो है इम्पेयर हुई है। फर्स्ट टाइम इसकी इम्पेयरमेंट हुई है, तो वो 80,000 से 65,000 पे आ गई। एस सेल्स गुड टू पी, अब एस ने सब्सिडी ने पी को गुड सेल की है। द टोटल सेल इन द ईयर इज 100,000 एट द ईयर एंड पी रिटेन इन्वेंट्री from S which had cost 30,000 but was in P books at 35,000। वो कहता है इन्वेंट्री जो है उसकी बुक पे आ रही है, उसकी असल कॉस्ट जो है वो 30,000 है, लेकिन उसकी बुक में जो इन्वेंट्री आ रही है वो 35,000 की आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 5,000 जो है वो इसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5,000। The distributed cost of S includes depreciations of an asset which had been subject to a fair value increase by 800,000 on acquisition। तो एक्विजिशन पे आपने क्या किया होगा? फेयर वैल्यू पे एसेट्स लेके आए, जब आप फेयर वैल्यू पे एसेट्स लेके आए तो एक एसेट्स की वैल्यू जो थी वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज कर गई, और उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसके अंदर शामिल है। दिस एसेट्स बीइंग रिटन ऑफ ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ 10 ईयर, उसकी डेप्रिसिएशन आपने कैसे चार्ज की? आपने 10 साल के ऊपर उसका स्ट्रेट लाइन में जो उसको आपने चार्ज किया। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर 31 दिसंबर जो है आपको उसने दी हुई है यहाँ पे। इसके अंदर उसका रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, कॉस्ट हो गई, डिविडेंड उसने दिया हुआ, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, टैक्सेस वगैरह सारा उसने दिया। ठीक है जी। तो पहले भी देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट हमारे पास क्या क्या है। पहले गुडविल की बात करके गया आपसे, तो अगर गुडविल की आप बात करें तो इसकी ओपनिंग गुडविल कितनी थी? ओपनिंग गुडविल जो हमारे पास दी हुई थी वो 80,000 दी हुई थी, और क्लोजिंग कितनी है? 65,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इम्पेयरमेंट हुई, इम्पेयरमेंट कितनी हो गई? 15,000 जो है इसकी, 15,000 जो है इसमें ये इसकी इम्पेयरमेंट होगी। एक एडजस्टमेंट वापस दी हुई है। दूसरी एडजस्टमेंट जो हमें दी हुई है वो हमें उसने दी हुई है कि उसके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स है वो उसमें हमारे पास 5,000। तीसरी जो बात इसमें कर रहा है वो बात कर रहा है आपसे सेल की। उसने आपको क्या कहा? उसने आपको कहा कि ये सेल है, एक पार्टी जो है वो सेल की है दूसरे को 1 लाख से। तो हमने क्या करना है? हमने जो है वो सेल में से इसको कम करना है और दूसरे की कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको कम करेंगे। तो अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट मैं करूँ तो जो रेवेन्यू है मेरा, वो रेवेन्यू के अंदर मैं क्या करूंगा? इसको मैं 100,000 से कम करूंगा। ठीक है जी। और जो इसकी परचेज है, कॉस्ट ऑफ सेल जो है, उसमें से जो है 1,000 जो है वो मैं माइनस कर दूँ। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे एडजस्टमेंट जो थी, ये सेल वाली एडजस्टमेंट जो है मैंने यहाँ पे कर दी। 1 लाख की सेल, एक की सेल थी, एक की परचेज थी, तो मैंने 1 लाख वहां से निकाल दिया और 1 लाख मैंने वहां से निकाल दिया। ठीक है जी। अब आता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है इसकी अगर आप देखें, इसकी अगर आप एंट्री बनाए तो इसकी एंट्री क्या बनती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की? आपने क्या एंट्री क्या पास करनी इसकी? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है उसकी आप कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे और आप किसको क्रेडिट करेंगे? टू इन्वेंट्री को, 5,000 से। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप कैसे करेंगे? इन्वेंट्री को आप कम करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे। तो पीएनएल में जो इसका सिंगल इफेक्ट जाएगा
कॉस्ट ऑफ सेल जो है आपकी मजीद जो है बढ़ जाएगी। तो इसको मैं 5000 इसमें मजीद इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट ऑफ सेल थी उसकी भी हमने जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था उसका भी हमने ट्रीटमेंट इसके अंदर कर दिया। अब हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। हमने कहा इम्पेयरमेंट जो है इसकी 15,000 इम्पेयरमेंट है। तो इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होगी? अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा और गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा 15,000 से। ठीक है जी। तो गुडविल तो चला गया आपका बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे एक्सपेंस आपका आ रहा है। तो वो एक्सपेंस कौन सा होगा आपका जो इंक्रीज करेगा, वो आपका जो एडमिन एक्सपेंसेस है इसमें 15,000 रुपए जो है मजीद ऐड कर दें गुडविल पे। दूसरा फैक्टर उसका गुडविल में गया, मैंने एंट्री पास कर दी। ठीक हो गया जी। अब उसने यहाँ पे एक हमसे बात की है कि एक एसेट है 1 लाख रुपए का। ठीक है जी। ये जो एसेट है इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो हम देखेंगे कितनी आती है। 1 लाख रुपए का एसेट है, उसको उसने उसकी लाइफ जो है वो 10 साल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10,000 रुपए जो है वो उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ठीक है जी। तो इस डेप्रिसिएशन की आप एंट्री पास कर लें। इसकी एंट्री क्या होगी, P&L डेबिट हो जाएगा और एसेट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो P&L को यहाँ पे हमें 10,000 से डेबिट करना है। तो P&L को हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं 10,000 से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर मैं इसको 10,000 रुपए से इसको ऐड कर देता हूँ। दूसरा फिर इसका एसेट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तकरीबन हमारी जो है वो सारी एंट्री जो है वो हो चुकी है। इसको अब हम जमा कर लेते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हम देखें 1,000 प्लस 800 माइनस 100, तो ये आपका हो गया 1700। ठीक है जी। उसमें से आप माइनस करेंगे 400 प्लस 5 250, या जब आपका 555। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 1,145। ठीक है जी। इसको आप जमा करें दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा 205 और ये आपका आ जाएगा 115 और टोटल आपका आ जाएगा 825। ठीक है जी। अब डिविडेंड जो उसने पे किया है, तो ऊपर हमने बात की थी कि जो डिविडेंड पे हो जाएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। जो डिविडेंड आपका ये 825 और जो डिविडेंड आपका अभी पेबल है वो हम जो है वो उसको हम जो है वो शो ट्रीटमेंट करेंगे। जो हमने पे कर दिया उसको इग्नोर कर देंगे। मैंने इसको इग्नोर कर दिया। इसके बाद इसको जमा कर लेते हैं 40 हो गया आपको। टोटल आपके आ गया 785। इसको आप जमा कर लें तो 85 आ गया और इसमें से आप 700 इसका आंसर। ठीक है जी। ये जरा एक मिनट देखें, मैं एक जरा फोन करना। वालेकुम, अभी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं, बस बैठे हैं। क्या कह रहा है? अब ठीक है अब तो माशाल्लाह। हाँ। वो कोरोना हो गया यार उसको। बुखार नहीं है उसको, बुखार बुखार नहीं है, नहीं बुखार नहीं है माशाल्लाह। हाँ बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस सही है बस। नहीं ठीक है माशाल्लाह। अंडे भी खा रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, गर्म पानी भाप भी दे रहा है। हम्म हम्म। चल अम्मी से बात करो। चल। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक है चलो। बस ठीक है, अभी तो अलहमदुलिल्लाह ठीक है, उसको सिम्टम्स तो भी नहीं आए। बस हाँ भाई अलहमदुलिल्लाह ठीक है। वो 2-3 दिन ये निकल जाना इसके तो माशाल्लाह इसको क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो माशाल्लाह ठीक है। मैं भी 1-2 दिन और रुक जाऊंगा, फिर अगले हफ्ते चला जाऊंगा ऑफिस। ठीक है चलो। ओके। चले जी।
ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर देखे, वो हमारे कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। हमने इसके अंदर ट्रीटमेंट जो देखा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ दोबारा से कि हमने इसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट देखे हैं। तो इसमें हमने जो देखा है, हमने एक इसका ट्रीटमेंट देखा डिविडेंड का, कि डिविडेंड का हमने बात ऊपर जो बात की थी उसके हिसाब से हमने देखा कि डिविडेंड जो है वो आप जब पे हो जाएगा उसको हम इग्नोर करेंगे, जो पेबल होगा उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ जो डिविडेंड था पे हो चुका था उसको, तो उसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा था जो रेवेन्यू और सेल है वो जो आपस में वो नेट हो जाएंगी। उसके बाद हमने कहा कि जो इसमें जो हमारा प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको हम देखेंगे। उसकी हमने एंट्री पास की और हमने कहा कि जो हमारा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आई है और जो हमारी गुडविल इम्पेयर हुई है, उसका सारा ट्रीटमेंट जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन के अंदर देखा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ए चेंज इन द ओनरशिप in the period will have an impact on the consolidated financial statement. On the consolidated financial statement of profit. Of profit or loss or another compensation income. The financial statement of a subsidiary must be consolidated from the date of control is achieved. तो कहाँ से कंट्रोल करनी है, जब जिस दिन आपका कंट्रोल आएगा तब से आपने जो है कंसोलिडेशन करनी है, until the date that control is lost. In other words, the pattern of ownership must be reflected in the statement of profit or loss and other compensating income. All of an entity results are consolidated if it is controlled for the whole year. If the entity is controlled for only a part of the year, only those results have to be consolidated. ठीक है जी, तो पार्ट लिया आपने 3 महीने का लिया, 3 महीने का करेंगे, 6 महीने का लिया तो 6 महीने का पीरियड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, if a parent acquired a subsidy during the financial year, the profit of the subsidy have to be divided into pre-acquisition and post-acquisition, and only post-acquisition profit are to be consolidated. The following straightforward examples is of the type that you have seen a previous paper. Later chapters on the step acquisitions and disposal will show complex ट्रीटमेंट। अच्छा जी, तो सिंपल उसने आपको इलस्ट्रेशन बना के दे दी उसने कहा जी आपको कि आपने 80% एक्वायर्ड किया, और आपने कब एक्वायर्ड किया, आपने एक्वायर्ड किया 1 अक्टूबर को। बैलेंस शीट आपकी कब बन रही है, बैलेंस शीट बन रही है आपकी दिसंबर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पीरियड है आपका, ये कितने महीने का पीरियड है, 3 महीने का पीरियड है, 3 मंथ। तो 3 मंथ्स का जो पीरियड है आपका, वो उस पर आपका कंट्रोल है सिर्फ। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सब्सिडी की आपको जो P&L दिया हुआ है, इस P&L को आप डिवाइड करेंगे 3/12 पे। ठीक है जी, 3/12 पे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले इसको आप करेंगे तो 65K आ जाएगा आपका। फिर आप इसको कंसोलिडेटेड आप इसको करेंगे, आप 65 को इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 465। ठीक है जी, इस 60,000 को आप ऐड करेंगे, 3/2 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50K, 15,000 आ जाएगा। 15,000 को आप माइनस करेंगे 2,000 से। ठीक है, 2 लाख में इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका 2,15,000 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है इसको जो है अपने पीरियड वाइज करना है बस, इसमें और इसमें कुछ नहीं है। 20,000 आप कैसे बाहर चला जाएगा, आपकी इनकम है। ठीक है जी, इसको आप 3/12 करेंगे, इसको भी आप 3/12 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7.5K, तो ये आपका आ जाएगा 23.75K। ठीक है जी, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप 3/12 कर देंगे, तो ये आपको 15,000 आ जाएगा, 3.75K। ठीक है जी, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 53,500, ये आपका हो जाएगा 1,13,750,
टोटल आ जाएगा इसका 98,750, इसका आ जाएगा आपका 33,750 और टोटल आपका बैलेंस आ जाएगा 65,000। अब आप क्या करेंगे, आप एक नोट बनाएंगे यहाँ पे एनसीआई का, ठीक है जी। तो एनसीआई जो है आपका कितना है, 20% है। तो आप एनसीआई पे लेंगे 60,000 का, आप लेंगे 20%, ठीक है जी। तो वो आपका आ जाएगा सॉरी ये आपका 15,000 है। इसको आप टोटल करेंगे सारे को, तो ये आपका आएगा 15,000। जितना आपका पीरियड का है, इस 15,000 का आप लेंगे 20%, तो वो आपका आ जाएगा 300, ठीक है। जितना आपने ये बनाया है इस सबको आप जमा करेंगे, ठीक है। तो वो आपका रिजल्ट आएगा 15,000। तो 15,000 आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। उस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका जो एनसीआई होगा वो आपको हो जाएगा 20%, ठीक है जी। तो ये सिंपल एनालिसिस उसने आपको दी थी, उसने सब आपको ये समझाया है कि आपने देखना है कि कंट्रोल आपका कब आ रहा है। तो बैलेंस शीट में जो होता है वहां पे आप डेट जो है वो मेंशन नहीं करते, आप बैलेंस शीट पूरी उठा के जो है वो फेयर वैल्यू पे ऐड कर देते हैं। वहां पे आपने पीरियड नहीं देखना। अगर तीन यहाँ पे अगर बैलेंस शीट भी होती मुझे, तो मैं क्या करता, बैलेंस शीट को एज इट इज उठा लेता, उसमें मैं उसको 3/12 नहीं करता। लेकिन पीएनएल को जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में डिस्ट्रीब्यूट करके सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन जो है वो आपको जाके इसमें ऐड करना, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये अब बात है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल में, तो अदर कॉम्प्रेसिंग। अब ओसीआई की बात करता है आपसे, कहता है सिंगल स्टेटमेंट ऑफ और टू स्टेटमेंट। तो उसमें ओसीआई में आपको अगर IAS 1 आप ध्यान में लाए, तो IAS 1 आपको अलाउ करता है कि आप चाहें तो इसको सिंगल एक ही पेज पे बना दें, आप चाहें तो इसको 2 पेज पे बना। तो वो यहाँ पे भी बात कर रहा है सिंगल स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट, यानी कि 1 पेज पे ले आए या उसको 2 पेज पे ले आए। The statement of profit or loss and other comprehensive incomes provides information about the performance of the entity in a period. It consists 2 parts: a statement of profit or loss account, a list of income and expenses which result in the profit or loss for the period; a statement other comprehensive income, a list of other gain or losses that have arisen in the period. अब IAS 1 की बात कर रहा है आपसे, कहता है I must allow an entity to present 2 sections of the single statement or in a 2 separate statement. तो एक ही पेज पे 2 सेक्शन आप बना दें, या आप उसके 2 पेज पे 2 अलग अलग स्टेटमेंट बना दें, जिसमें आप P&L और बैलेंस शीट अलग अलग बनाते हैं। Information to be presented in the other comprehensive income section. The other comprehensive income section must present line item for the amount of other comprehensive income in that period, classifying by nature, including share of other comprehensive income of associate and joint venture accounted for using the equity method. वो कहता है जो आपने जो एसोसिएट ली हुई है, जो कोई आपकी कोई जॉइंट वेंचर है, तो उसका जो आपने प्रॉफिट है वो आपने कैसे लेना है, उसको आपने इक्विटी मेथड पे हमने बात की हुई है। इक्विटी मेथड कहाँ दिया हुआ है, IAS 28 में दिया हुआ है, वहां पे जाकर अपने इसको कंसोलिडेट करना है and group into those that in accordance with the other IFRS will not be reclassified subsequently to profit or loss count. कहता है कुछ आइटम जो है वो रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैंने एक चीज OCI में दिखाई, उसको उठा के मैं OCI से निकाल के P&L में नहीं लिया जा सकता। वो कौन सी आइटम है, वो कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस है। Revaluation surplus on the property, plant and equipment, IAS 27, but remember in Pakistan such changes are not recognized in OCI. वो कहता है पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये जो रिजर्व होते हैं नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कहता है आपको IAS 16 क्या कहता है कि आप क्या करें, जब रिवैल्यूएशन आप किसी को करें तो रिवैल्यूएशन गेन कहाँ जाएगा, वो आप OCI में रखें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में इसको P&L में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप जब इसको एज पर IAS 16 जो है वो कहता है आप इसकी एंट्री क्या पास करें, आप PP को डेबिट करें टू OCI कर दें, जब इसको आपने रिवैल्यू करके फिगर को इनहांस करना है। अब ये OCI जो है ये क्या है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में एज ए रिजर्व में शिफ्ट चला जाएगा, ठीक है जी। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाके गिरेगा। बैलेंस शीट में कहाँ गिरेगा, ये गिरेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है जी। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो आगे अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो कभी भी डेबिट होकर P&L में क्रेडिट नहीं होगा। वो ये बात आपसे कह रहा है विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली। रिक्लासिफाई का मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डेबिट करके क्या करते हैं, P&L को क्रेडिट करते हैं।
वो कहता है ये कभी भी P&L को क्रेडिट नहीं होगा। तो ये किसको क्रेडिट होगा? तो रीवैल्यूएशन रिजर्व इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब क्या होगा, आपका OCI डेबिट हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या होगा, वो कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व जब डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? अब P&L क्रेडिट नहीं होगा। वो कहता है P&L को आप क्रेडिट नहीं करेंगे, तो आप किसको क्रेडिट करेंगे? आप रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करेंगे। ये बात है, ठीक है जी। आगे रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन इंटेंजिबल एसेट्स आई जाते बट पाकिस्तान सर कोई सरप्लस इंटेंजिबल एसेट होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें यही करना है। कहता है विल बी reclassification subsequently to P&L when specific conditions are met। कहता है इसको P&L पर क्लासिफाई कर सकते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन में हो। कौन सी सेक्शन में? IAS 28 में हो या IAS 39 में हो। IAS 16 में नहीं होगा। तो IAS 21 में क्या होता है? गेन और लॉस ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन को रीट्रांसलेशन जब करते हैं तो वहां पे जो गेन एंड लॉस होगा तो वो अगर आपने OCI में रखा हुआ है तो उसको आप P&L में ले जा सकते हैं। IAS 21 आपको अलाउ करता है। इसी तरह वो कहता है गेन और लॉसेस रिकॉग्नाइज ऑन द इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो हेज। कैश फ्लो हेजिंग भी होता है, कैश फ्लो हेज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। वहां पे आप क्या करते हैं, हर चीज OCI में रखते हैं। OCI एट द एंड ऑफ द अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, P&L ट्रांसफर। तो यहाँ पे उसने आपको बताया कि एग्जाम्पल देके कुछ कंडीशंस में आपको जो है वो OCI जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा P&L में, कुछ कंडीशंस में जो है वो कुछ सेक्शन स्टैंडर्ड में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। आगे बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ अदर कॉम्प्रेसिव इनकम। तो OCI को आप कैसे कंसोलिडेट करेंगे? कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रेसिव इनकम इज कैरिड आउट इन द सिमिलर वे टू कंसोलिडेट द P&L। जिस तरह P&L पीरियोडिकली आपने लेके किया है, इसको भी आप पीरियोडिकली लेके जितने मंथ का आपको कंट्रोल है उतने कंट्रोल के साथ इसको भी आप कंसोलिडेट कर देंगे। इफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल आइटम्स इनकम एक्सपेंसेस गेन लॉसेस आर अ स्ट्रेट cross cost equivalent item in the individual financial statements of the members of the group. Item in the statement of comprehensive incomes are likely to be affected by intercompany trading or similar issues। तो जो बातें की थी आपस में, जो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन है उसको आप क्या करें, उसको आप कैंसिल कर दें। NCI क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रेसिव इनकम इन द पीरियड टुगेदर आर डिस्क्राइब्ड एज टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम। तो वो कहता है कि आप क्या करेंगे, कॉम्प्रेसिव इनकम जिसको आप P&L बोलते हैं, P&L plus other comprehensive is equal to your total comprehensive income. Consolidated financial statement must disclose other comprehensive income for the period attributable to the owners and interest in NCI। तो आपने क्या करना है, जो टोटल comprehensive income आप किया है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पेरेंट्स में और NCI में। This is in addition to the disclosure of profit and loss। additional disclosure अब आपने कैसे देना है, अमाउंट attributed to owners, parent and non-NCI। आप कहेंगे कि पेरेंट का पोर्शन कितना है, NCI का पोर्शन कितना है, और टोटल आप बनाते हैं उसको मैच करते हैं। तो आपने ये एक स्टेटमेंट जो है ये एडिशनल डिस्क्लोजर है जो आपको P&L के बाद देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बात करता है आपसे, उसने क्या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रेसिव दोनों चीजें दी गई है। उसने कहा यहाँ पे उसने 80% शेयर एक्वायर किया हुआ है, सेवरल ईयर बहुत साल पहले इसने एक्वायर किया था। एंड P presents the statement of profit or loss account and other comprehensive income as a single statement item in other comprehensive income are shown in the net of tax। The summarized statement of profit or loss account and comprehensive income on 31st December is as follows। उसने आपको बना के दी हुई है सब्सिडी की। वो कहता है इसकी कंसोलिडेशन आप कर दें, तो ये सिंपल है। यहाँ पे आप कंसोलिडेशन अगर बनाए तो आप देखें जनाब, इसको आप जमा कर लें तो ये हो जाएगा आप 6,60,000। इसमें से माइनस कर दें आप दोनों को 2,60,000। टोटल आपका आ गया 4 लाख। 94,000 माइनस इसको 1,85,000 माइनस कर दें तो ये आपका आ जाएगा 2,15,000। 305 45,000 माइनस कर दें तो बैलेंस आपका आ जाएगा 1,70,000। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करें, NCI का आप दिखाएंगे। NCI किसका है, 90,000 का कितने परसेंट, 20%, ये आपका आ जाएगा 18। तो बैलेंस किसका चला जाएगा, आपका बैलेंस आपका पेरेंट पीरियड में चला जाएगा। तो ये सिंपल उसने कहा है, उसने कहा जिस तरह आपने लाइन टू लाइन जो है आप सारा जो है उसको ऐड करेंगे। अब इसका OCI आ गया,
ओसीआई भी आप ऐसे ही करेंगे जनाब, 3000 इसका हो जाएगा, जमा करेंगे इसको 3000 हो जाएगा इसका, और ये 1200 में से 800 माइनस किया तो आपका 800 आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, और टोटल इसका आ जाएगा आपका 2200। ठीक हो गया जी। ऊपर 1,70,000 और इसको आप जमा कर लें, यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा 1,72,200। ठीक है जी। और अब आप क्या करें, आप इसका एनसीआई ले लें, एनसीआई की तरह इसका 20%, तो वो आपका आ जाएगा 18,200, 18,280। ठीक है जी। तो सिंपल तरीका क्या है, उसमें आपको बताया, उसने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दी, उसने कहा कि आप लाइन टू लाइन जो है, जिसमें आपने पीरियड को लाइन टू लाइन ऐड किया है, उसी तरह आप लाइन टू लाइन जो है वो ओसीआई को भी ऐड कर दें, और उसमें और एंड पे जो है आप उसको डिस्क्लोज दे दें कि उसमें एनसीआई का क्वेश्चन कितना है, और उसका जो है वो यहाँ पे जिस तरह डिस्क्लोज दिया हुआ है कि एनसीआई कितना है आपका, और आपका जो है वो पीरियड का शेयर कितना है, तो ये एडिशन उसके एंड पे देते हैं। ठीक है जी, ये इसके प्रैक्टिकल निकाल लिया था, क्वेश्चन सोल्यूशन आ गई। अब हमारा जनाब आ गया कॉम्प्लेक्स ग्रुप। हाँ जी सर। सर यही जो अभी हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व की है, हाँ जी, उसके यानी सॉल्यूशन में जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये देखें सर। कौन सा सर? ये अभी जो ये वाली ये जी एनसीआई जो हमने हाँ वो टोटल देखो, कम्प्रिहेंसिव ये देखो ना हमने निकाला ना ऊपर, ये 18,000 निकाला ना आपने, तो ये 18,000 उसने निकाला नीचे, ये रहा, ठीक है, ये रहा ठीक है देखें। सर। जो तो टोटल है वो 62,000 निकाल रहा है, जो यानी कि ग्रुप का शेयर है। नहीं, ये देखें ना सर, ये गलत कर रहा है। ये 170 आया, इसमें से 18 माइनस किया, बाकी पेरेंट का है, ठीक है। फिर ये कितना है आपका, ये 18,205, ये टोटल में से माइनस किया उसने जी, 152,000 हो गया। ये 170 ले गया ना, ये 170 नहीं आ रहा था, ये 170 तो आ रहा था यार सर 153,920 आना चाहिए, लेकिन वो 62,000 दे रहा है। सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ सर। ये सोल्यूशन ये दे रहे ना आप, ये कह रहे हो। अच्छा, ये वो टोटल गलत कर गया ना, ये यहाँ पे टोटल गलत कर जी गया जी ना, टोटल। वो टोटल गलत कर गया यहाँ पे, सही कह रहे हो आप, ठीक है। हाँ उसने यहाँ पे बेसिकली ये फिगर रख गया ना, ये फिगर गलत जी रख गया जी होगा, वो 172,000 आएगी, तो वो डिफरेंस सही ले गया जी, वो। सही है। चलो जी, अब हम बात करेंगे जनाब कॉम्प्लेक्स ग्रुप की। अब हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप जनाब अपना शुरू करने लगे आज, अब इसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आज टाइम मिलेगा तो इसको खत्म ही करेंगे। अब हमारा जो मजेदार काम अब शुरू हो गया, ठीक है जी। बात करता है जी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में, बात करता है, कहता है वर्चुअल वर्टिकल एंड मिक्स ग्रुप की बात करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडी की बात, दो बातें इसके अंदर करेंगे कि वर्चुअल ग्रुप क्या होता है और मिक्स ग्रुप क्या होता है। वर्चुअल एंड मिक्स ग्रुप, a subsidiary is an entity controlled by another entity, its parent company, either directly or indirectly through one or more intermediaries. It follows that a parent will also control its subsidiary की subsidiary को भी control कर सकता है. A group structure in which a parent has a subsidiary which in turn it itself a parent of another subsidiary is known as vertical group. अब जिस तरह आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है वर्टिकल ग्रुप की, उन्हें बना के दिया, उसने का वर्टिकल ग्रुप क्या है कि एच ने जो है एक्वायर्ड किया 75% एक्वायर किया इसने एस को, तो ये इसकी सब्सिडी बन गई, और उस सब्सिडी ने एक्वायर किया 30%, तो वो उसकी सब सब्सिडी बन गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले एच ने एक्वायर्ड किया एस को, इसने 75% इसमें पोजीशन ली। अब एस ने क्या किया, उसने टी को एक्वायर्ड किया, उसने उसमें 60% एक्विजिशन ली। अब देखिए कि क्या एच जो है उसका कंट्रोल है टी पे, वो कितने परसेंट है, तो वो कहता है यहाँ पे आप क्या करें, आप देखिए 75 ये है, 60 ये, तो 75% मल्टीप्लाई बाय 60% आप करें तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 45%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कंट्रोल है वो उसका, अगर इसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो 45% आ गया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो है वो एस जो है वो इसको भी कंसोलिडेट करेगा और इसको भी कंसोलिडेट करेगा, दोनों को कंसोलिडेट करेगा। इसको कंसोलिडेट करने के दो तरीके हैं,
वो हम आगे देखते हैं। लेकिन सिंपल तरीका जो है वो जो हमने एग्जाम में भी करना है वो यही है कि आप देखेंगे कि एच का जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कितना आता है इस पे टी पे, वो 45% आता है। जब 45% कंट्रोल आ गया तो इसका एनसीआई कितना आएगा, एनसीआई 55% आएगा। यहाँ पे परेशान नहीं होना आपने कि यार 55% पे कंट्रोल कैसे आ, कंट्रोल हमारा आ गया क्योंकि एस ने इसको कंट्रोल किया हुआ है 60% से। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हम जब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हम हमारी इनडायरेक्ट जो है वो 45% इस पे जो है वो हमारी होल्डिंग है और उस पर हमारा कंट्रोल भी है। तो हम क्या करेंगे, 75% से जो है उस पर हमारा एनसीआई कितना है, इस पे हमारा एनसीआई कितना है 25%। ठीक हो गया जी। तो उस पे हमारा एनसीआई 25% है और इससे हमारा एनसीआई जो है वो 55% है। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एच पे जो है हमारी होल्डिंग कितनी दिखाएंगे, 45% दिखाएंगे और उस पे एनसीआई की जो वर्किंग करेंगे हम 55% से करेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो जाए, अरेंजमेंट चेंज क्या हो जाए, जो एच जो है वो एस को कंट्रोल कर रहा है 75% और ये जो इसकी 60% होल्डिंग है वो अपने पास रख ले, खुद ले आए। जब ये स्ट्रक्चर, इसको जब हम रीस्ट्रक्चर करेंगे हम, तो इसको हम बोलेंगे ये कॉमन कंट्रोल है। और ये जो है कॉमन कंट्रोल जो है ये आउट ऑफ स्कोप है। किससे? आउट ऑफ स्कोप ऑफ कंसोलिडेशन, इसकी कंसोलिडेशन नहीं होती। अगर मैं इसी अरेंजमेंट को चेंज कर दूं, इसको मैं अरेंज करके इस पोजीशन में ले आऊं, तो इसको आप बोलेंगे कॉमन कंट्रोल है। और कॉमन कंट्रोल जो है उसकी बिजनेस कॉम्बिनेशन से उसको आउट ऑफ स्कोप किया हुआ है, उसमें हमने कंसोलिडेशन नहीं करनी। ठीक है, ये ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। बाकी जो है ये जो है आपका ये वर्ल्ड का वर्चुअल ग्रुप है। इसको हमने जो है हमने बात की केस पे जो है जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एच में जो एस की डायरेक्ट होल्डिंग है वो 75% है और एच की जो टी में डायरेक्ट होल्डिंग है वो 45% है। इसी रेशियो से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें जी आगे चलते हैं हम। कहते हैं इन प्रैक्टिस स्ट्रक्चर कैन बी much more complex than this will with group comprised of many layers of companies. However, they will be consolidated by applying the same principle as explained in this chapter for the relatively straightforward vertical group structure shown above. Another group structure that could be examined is mixed group. अब mixed group की बात कर रहा हूं आपसे। mixed group में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी इसके अंदर की हुई है, डायरेक्ट भी होल्ड में होल्डिंग ली हुई है और ये हमारी इनडायरेक्ट भी है। इंडेक्स कितनी हमारी 60% इंटू 20%। ठीक है जी, 60% और 20% हमारी कितनी हो गई 12%। तो हमने कहा कि 12% और 42% हमारी 42% जो है इसके अंदर होल्डिंग हो गई। तो यहाँ पे मिक्स ग्रुप में क्या हुआ कि हमने अपने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां पे हमने अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो वो कौन सा ग्रुप है? वो वर्टिकल ग्रुप है। लेकिन जब मैंने अपनी भी कर दी है, अपनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो क्या बनेगा? वो आपका बन जाएगा मिक्स ग्रुप। अब मिक्स ग्रुप के अंदर क्या होगा कि ये जो आपने दिया हुआ है ये आपका क्या है, ये 40% था पहले, ये उसके बाद 12% और आया। अब जब 12% और आया तब आपका कंट्रोल आया। अब ये यहाँ पे आपके पास कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपके यहाँ पे ये एसोसिएट है। तो बस आपने यही देखना है मिक्स ग्रुप के अंदर कि ये जो है कंट्रोल आने से पहले पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एसोसिएट है। तो जो एसोसिएट है उसको आप क्या करेंगे, उसका आप तो क्या दिखाएंगे, आप गुडविल के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप गुडविल को डेबिट कर लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है वो जब गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे उसके अंदर ये एसोसिएट वाला पोर्शन भी ऐड कर लेंगे। लेकिन अब किस पे करेंगे? उसको फेयर वैल्यू पे करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे इसमें? अब क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टी, और क्रेडिट क्या करेंगे आप? रिटेन अर्निंग। जो डिफरेंस होगा फेयर वैल्यू का वो कहाँ चलेगा? रिटेन अर्निंग चलेगा। बस आपने ये देखना है। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने डायरेक्ट जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट थी, उस एसोसिएट की हम फेयर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो वो फेयर वैल्यू जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जाके ऐड हो जाएगी गुडविल में। ठीक है, उससे हमारी गुडविल बढ़ जाएगी और उसका जो 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 डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू का और कॉस्ट का, वो हम कहाँ ले जाएंगे? वो हम रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट है।
और उसके बाद हमने क्या करेंगे, जिसके जो हम इसकी वर्किंग करेंगे, तो वर्किंग में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि एच ने जो एस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमारे कितने परसेंट है, वो 60% है, और एच ने जो टी में की हुई है वो कितने परसेंट है, हमारा 52% है। इसका एनसीआई 40% हो जाएगा और इसका एनसीआई जो है आपका 48% हो जाएगा। तो ये आपकी जो है मिक्स ग्रुप के अंदर थोड़ी सी एडिशनल वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, हमें इसका जो है इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसका ट्रीटमेंट हमने दिखाना है कि जो 40% हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट थी, उसका हमने जो है कंसोलिडेशन के अंदर जो है उसको IAS 28 के तहत जो है उसको हमने उसकी कंसोलिडेशन करके उसको इसका इफेक्ट हमने दिखाना कि वो एसोसिएट से कन्वर्ट हो गई है कंट्रोल में। तो जब वो कन्वर्ट होगी तो उसका जो है हम एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट अपने क्वेश्चन के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, जो बाकी हमारी होल्डिंग जो है वही जिस तरह हमने मिक्स ग्रुप की होल्डिंग बनाई थी उसी तरह हमने इसकी होल्डिंग बनाई। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको बनाया, हमने शेयर 45% बनाया। ठीक है जी, इसी तरह हमने उसको बनाया, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी ना वो उसमें ऐड कर दी बस। इस तरह हमें हमारी एडिशनल 40 थी, इसको 40 को हमने 12 में ऐड करके टोटल हमने 52। ठीक है जी। We may also come across examples where there is a sub-associate. This will be covered in last section of this chapter. ठीक है जी, तो वो एसोसिएट की बात कर रहा है, वो लास्ट सेक्शन में जो है वो सब एसोसिएट की बात कर रहा है, वो हम लास्ट में देखेंगे क्या होगा। Status of the investment. The starting point in any question involving a complex structures to draw the diagram of the group and then decide on the status of bottom company in relation to the ultimate payment. तो कहता है एक डायग्राम बना लें, जिस तरह इसने बनाई हुई है डायग्राम भी वाली, ठीक है ना, ये डायग्राम इसने बनाई हुई है, तो इसका आपको इजी हो जाएगा ये देखना कि आपने इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। The bottom company will either be a sub-subsidy as shown above or sub-associate. The status of bottom investment is always decided in terms of whether H can exercise control or significant influence over the. अब बात करता है डेट ऑफ एक्विजिशन की, कि आपने उसको एक्वायर्ड कब किया सब सब्सिडी को। इस तरह यहाँ पे सब सब्सिडी कौन सी आती, अब ये टी जो थी ये सब सब्सिडी थी, तो इसकी आपने डेट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे कि किस डेट को हमने इसको एक्वायर्ड किया। तो यहाँ पे बात करता है आपसे, कहता है सब्सिडी मस्ट बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। द इशू is the date of acquisition of the sub-subsidy. It is not always obvious as to what that date should be. The acquisition date of the sub-subsidy is in the virtual group depend on the. इसमें डिपेंड करता है ये, कहता है होल्डिंग कंपनी H acquired its shares in S before S acquired its shares in T. तो पहले क्या किया, पहले H ने किसको acquired किया, S को, देन बिफोर एस, उसके बाद एस ने एक्वायर्ड किया टी को। तो आप देखेंगे कि कंट्रोल किस डेट पे आया, तो डेफिनेटली जब ये इसको एक्वायर्ड करेगा तभी कंट्रोल आएगा। या द होल्डिंग कंपनी एच एक्वायर्ड इज शेयर इन एस आफ्टर एस एक्वायर्ड इज शेयर इन टी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले किसने किया, पहले इसने इसको किया या इसने इसको किया, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा, सर ये दे भी जरा यहाँ पे देखिए, जरा यहाँ पे सिचुएशन 1 देखें क्या है। सिचुएशन 1 ये थी हमारे पास, क्या हुआ जी, इफ द होल्डिंग कंपनी H acquired its share in subsidiary S before S acquired its shares in sub-subsidiary T, the date that T becomes the member of H group is the date that S acquired in T. अब हुआ क्या यहाँ पे, क्या हुआ ये कि H ने T को कब एक्वायर्ड किया, उसने एक्वायर्ड किया आपको 1 जनवरी 2000X को, लेकिन T S की सब्सिडी कब बनी है, 2000X में बनी, तो हमारे पास कंट्रोल कब आएगा, इस डेट पे कंट्रोल आएगा। डेट ऑफ एक्विजिशन जो होगी, टी की जो डेट ऑफ एक्विजिशन होगी वो 2000X3 होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कंसोलिडेट करेंगे हम इस डेट पे, लेकिन इसको कंसोलिडेट करेंगे हम इस डेट। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि हमने टी ने इसको पहले एक्वायर्ड कर लिया हुआ है, तो दोनों पे कंट्रोल कब आएगा, दोनों पे कंट्रोल इस डेट पे आएगा। जैसे ही वो एस को एक्वायर्ड करेगा, उस साथ ही में उसका कंट्रोल टी पे भी आ जाएगा।
क्योंकि टी उसको ऑलरेडी पहले टी जो है उसकी ऑलरेडी सब्सिडी है, तो पेरेंट एच जो है वो दोनों की पेरेंट बन जाएगी सेम रेट पे जैसे ही वो उस पर कंट्रोल लेगी। तो ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन 2 है कि ये तो पहले ही ऑलरेडी इसकी पेरेंट थी, अब इसने इसको जब एक्वायर किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इसके अंडर आ गए, कि दोनों की पेरेंट बन गई एक सेम रेट पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये पहले इसकी पेरेंट बनाए, फिर ये बाद में इसका पेरेंट बनाए, तो इसके पास कंट्रोल जो आएगा वो बाद में आएगा। तो पहले तो 2 साल तक जो है सिर्फ वो एस को कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जो है वो तीसरे साल जो है वो दोनों को कंसोलिडेट करेगा। तो ये डेट्स का आपने ख्याल रखना है जब आप क्वेश्चन करेंगे कि किस डेट पे जाके वो आपका कंट्रोल आया है। ठीक है जी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेगा हमें, इसलिए वो आपको समझा रहा है कि पहली पोजीशन क्या है और दूसरी पोजीशन क्या है। पहली पोजीशन क्या है कि आप एस ने बाद में उसको कंट्रोल किया, लेकिन दूसरी पोजीशन में क्या है कि एस के पास पहले एस तो पहले उसकी सब्सिडी थी, एस और टी में पहले से पेरेंट्स और सब्सिडी का रिलेशनशिप था, तो एच जैसी आएगी वो दोनों को कंट्रोल कर जाएगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सब सब्सिडी 2 स्टेज। अब ये 2 स्टेज मेथड है। क्या है जी 2 स्टेज मेथड? वो कहता है जनाब कंसोलिडेशन ऑफ सब सब्सिडीज 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब ये 2 मेथड है इसको कंसोलिडेट करने के, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, which can be used for dealing with sub subsidies. The different methods may result in different balances for certain item. वो कहता है जो कुछ आइटम के बैलेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे अगर आप जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को जब अडॉप्ट करेंगे। तो पहले वो बात करता है इनडायरेक्ट मेथड का। वो कहता है इसमें 2 स्टेजेस होंगी। क्या 2 स्टेजेस होंगी? कहता है कंसोलिडेशन टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेज क्या? फर्स्ट, एस ग्रुप अकाउंट फॉर आर प्रिपेयर्ड बाय कंसोलिडेटेड टी और एस। पहले क्या करेगा वो टी और एस जो पेरेंट जो पहले ऑलरेडी किस कर रहे थे टी और एस, उसको कंसोलिडेट करके एस ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और उसके बाद क्या रहेगा देन एस ग्रुप अकाउंट फॉर कंसोलिडेटेड, फिर एच जो है उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने अंदर मर्ज कर लेगा। ठीक है जी, तो पहले हमें क्या करना है, हमने एस और टी को कंसोलिडेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे एच के साथ। ठीक है जी, इसको कहते हैं अब डायरेक्ट मेथड है ये। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और आईके की जो सॉल्यूशंस होंगी वो भी इस मेथड से नहीं होंगी, वो हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है जी, वो क्यों करेंगे वो इस बुक में खुद ही हमें बता दिया हुआ है कि आपने उसको वाला मेथड लेना है, लेकिन ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये भी क्वेश्चन हम जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। देखो जनाब, एच एक्वायर्ड 75% ऑफ एस ऑन 1 जनवरी 2014, जब उसकी रिटर्न अर्निंग जो थी वो 40,000 थी। फिर क्या हुआ, एस ने एक्वायर्ड किया 60% ऑफ टी ऑन 30 जून 2000x। तो 1 जनवरी को एक्वायर्ड हुआ है, 1 जनवरी को एक्वायर्ड किया। कि मैं यहाँ थोड़ा सा इसका स्केच बना दूं। हुआ क्या कि एच लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर्ड किया एस को 75%। ठीक है जी, और इसकी डेट क्या है, इसने 1/1/4 को इसको जो है वो अडॉप्ट किया, और इसने जो है वो टी को अडॉप्ट किया। कितने परसेंट किया इसने 60% किया। और इसने किस डेट पे किया इसको, इसने इसको किया 30/6/4 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एच ने एस को एक्वायर्ड किया तो उससे उस डेट के बाद जो है एस ने टी को एक्वायर्ड किया, उसके 6 महीने बाद। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी कंसोलिडेशन बनाएंगे। ठीक है जी, पहले हम इस क्या करेंगे, पहले इसकी कंसोलिडेशन बनाएंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंसोलिडेशन बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं, ये 2 स्टेज मेथड है, और ये इसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड है और ये इसको हम 2 स्टेज मेथड कहेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कंसोलिडेट करेंगे एस और टी को। अब एस और टी को देखें, उसने कहा 60% इस पे होल्डिंग है उसकी, और ये एक्वायर्ड कब हुआ है, 30 जून 2000 जो है एक्वायर्ड हुआ है। उस टाइम उसकी रिटर्न अर्निंग कितनी थी, उसकी रिटर्न अर्निंग थी वो 25,000। दे हैव बीन 20,000
ऑन द डेट ऑफ एच एक्विजिशंस बाय एस। वो कहता है जब एच ने उसको एक्वायर किया उस टाइम वो 20,000 था। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑफ एच एस एंड टी ऑन 31 दिसंबर 2014 को एक्सपोर्ट उसने दी हुई है। वो कहता है इसको आप जो है इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। तो ये सिंपल सी है, इसको हम बना लेते हैं फटाफट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसको जो है वो थोड़ा सा इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। तो पहले हम इसकी वर्किंग क्या करते हैं, इसके अंदर गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो गुडविल इसकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे। तो पहला स्टेप पे क्या कर रहा हूँ मैं इसकी गुडविल कैलकुलेट कर, इसकी गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम किसकी करेंगे, टी की करेंगे। ठीक है जी। इसका कैपिटल कितना है, रिटेन अर्निंग कितनी है। ठीक है जी। हम पूरा इसका स्केच बना लेते हैं। तो जब दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा नेट आइडेंटिफाई नेट एसेट आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसका कैपिटल कितना है अगर आप देखें तो जनाब ये कैपिटल दिया हुआ 50 दिया हुआ कैपिटल। ठीक है जी। और रिटेन अर्निंग कितनी दी है इसकी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, इसकी 25,000 दी हुई है। ठीक हो गया जी। तो हमने कहा इसको जो है 50 जो है उसने उसका कैपिटल दिया हुआ है और 25,000 जो है उसकी हमने उसकी वो दी हुई है। तो टोटल कितना आ गया, 75%, 75,000 उसका नेट आइडेंटिफाई एसेट आ गया, INA आ गया। तो यहाँ पे इसकी जनाब NCI देखें आप, NCI कितने परसेंट है इसका NCI जो है उसका 40% है, 60% एक्विजिशन है इसकी। तो NCI कितना 40% आ गया। तो 75% का अगर 40% आप लेंगे तो वो आ जाएगा 30। ठीक है जी। उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है उसमें क्वेश्चन में, आप जाकर देखें इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80। ठीक है जी। तो 80 की इसने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें जाके 80। तो NCI और 80 को आप ऐड करेंगे तो ये आपका 110 आ जाएगा। इस पे INA जो है वो माइनस कर दें 75, तो बैलेंस आपका आ जाएगा गुडविल। ठीक है जी। इस गुडविल को हम जाके यहाँ पे अपने इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने कहा जिसकी गुडविल कितना आ गया, मैं यहाँ पे गुडविल लिख देता हूँ। ठीक है जी। 35 यहाँ पे। ठीक है जी। इनके दोनों के एसेट्स आप ऐड कर लें। 100 प्लस 200 कितना हुआ आपका, 210। तो ये मैं बना रहा हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस ग्रुप। एस ग्रुप की कंसोलिडेटेड बन रही है जिसमें इसके PP कितना है उसका 210 है, और उसकी जो गुडविल है वो कितनी हो गई आपकी 35 हो गई, और टोटल कितना आ गया आपका 245। ठीक है जी। अब हम इसका निकालते हैं कैपिटल कितना आएगा। इसका कैपिटल तो हम यूज करेंगे नहीं। ठीक है जी। तो इसका कैपिटल बाहर आ जाएगा। लायबिलिटीज की जमा कर ले, 50 और 20 कितनी, 50 हो गई, 30 और 20 50 आ गई। अब आ गया रिटेन प्रॉफिट। तो रिटेन प्रॉफिट जो है वो 30 वाला सवाल ही होगा, ये 30 का टोटल है। तो हमें इसका पोस्ट एक्विजिशन लेना है। ठीक है जी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लाएंगे, वो इसमें ऐड करेंगे 60 के अंदर। तो इसका हम ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो वो कितना है हमारा, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है उसको ऐड करते हैं। हम यह बना लेते हैं। हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसका, ठीक, इसका प्रॉफिट कितना है जनाब, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है जी। अभी हमने देखा ये 30 दिया हुआ, हमने काटा अभी, और इसका प्री एक्विजिशन कितना है 25 है, तो वो 25 इसमें से आप माइनस कर दें। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 25, ये आपका आ गया 5। तो ये आपका आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है जी।
तो ये आपका आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपका 5,000। इसमें आप देखिए इसमें एनसीआई कितना है और प्रॉफिट कितना है। अगर इसमें एनसीआई कितना है, एनसीआई एट द रेट ऑफ 40% है, ठीक है जी। तो इसका 40% कितना निकलेगा, पहले 60% निकाल लेते हैं इसका 60% प्रॉफिट कितना हमारा, पेरेंट का शेयर कितना होगा, पेरेंट इसका एस है, एस शेयर एट द रेट ऑफ 60% और एनसीआई कितना है एट द रेट ऑफ 40%। तो इसका 60% आएगा 3,000 और इसका आएगा 20%। तो ये 3 जो है इसका 3 जो है इसका हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट प्लस 3, तो ये 63 आपका आएगा, ठीक है जी। अब हमें चाहिए इसका एनसीआई, एनसीआई चाहिए इसका। एनसीआई कितना बनेगा, ओपनिंग एनसीआई कितना मैंने निकाला था, हमने ओपनिंग एनसीआई पर निकाला था, इधर कितना निकाला ये देखें, एनसीआई हमारा ओपनिंग कितना था 30, ठीक है जी। और अभी कितना निकाला हमने 2, तो ओपनिंग एनसीआई ये एनसीआई का क्लोजिंग है, इसमें ओपनिंग एनसीआई जो है ऐड कर लें, ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है जी। तो ये एनसीआई जाके हम 32 यहाँ पे इसमें ऐड कर 32 करते हैं तो आपका टोटल हो गया 244। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने निकाल लिया, हमने कंसोलिडेट कर लिया एस और टी को, जो हमारे पास ये आ गया कंसोलिडेशन। अब हम क्या करेंगे, इस कंसोलिडेशन को इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारा मेन जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसके पीपी को ऐड कर लें, 280 में 280 में 240 आप ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 490। इन्वेस्टमेंट को हम 0 करेंगे, हमें नहीं चाहिए, कॉन्ट्रा कर देंगे, इसको काट देंगे। अब आगे गुडविल 35 दी हुई है, हम उसकी गुडविल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने जहाँ पे गुडविल कैलकुलेट की थी हम साथ इसकी भी कर लेते हैं, ये गुडविल हमने कैलकुलेट की थी हम, अब यहाँ पे एस की भी कर लेते हैं। एस में हमारा शेयर कितना है 75%। एस का कैपिटल कितना दिया हुआ हमें कैपिटल दिया हुआ है इसका 100, ठीक है जी। और रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है 40,000। तो यहाँ पे हम इसको इसके आगे लिख लेते हैं कि हमारा कैपिटल कितना है 100 है और हमारी अर्निंग कितनी है 40, ये टोटल आ गया 140। 140 में हमारा एनसीआई कितने परसेंट है, एनसीआई हमारा जो है यहाँ पे है 25%, तो वो आ जाएगा आपका 35 में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है इसमें किधर इन्वेस्टमेंट, ये 120, ठीक है जी, ये 120 की। तो यहाँ पे हम इसको 120 यहाँ पे ले आते हैं, हम 120 यहाँ पे ले आते हैं, तो ये टोटल चलो जी। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे और इसमें से एनसीआई जो INA जो है 140 माइनस कर देंगे, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 15। ये गुडविल जो है आप जाके यहाँ पे 15 यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो आपकी 15 और 35 कितनी होगी 50 जब आ गए, इसका टोटल आ जाएगा आपका 540। ये आपकी बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है आपने उसको कंसोलिडेट कर लिया। अब हम करते हैं दूसरा साइड, इसमें जनाब आपका कैपिटल जो है वो 100 बाय नहीं जाएगा, आप 200 बाय ले जाएंगे अपना कैपिटल, उसका इग्नोर कर देंगे आप। उसके बाद इसको दोनों जमा कर लें आप, तो 150 आ जाएगा आपका। अब आप इसका प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे इसका, जब जैसे मैंने पहले निकाला था प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना लेके आए 63 आप लेके आए, ओके। और कितना आपके पास था ओपनिंग 40 था, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग कितनी थी आपके पास 40 थी, तो अब यहाँ पे हम इसी के साथ इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमने कहा कि हम कितना लेके आए इसका, हम 63 लेके आए, यहाँ पे एस पे हम 63 लेके आए और ओपनिंग कितना था 40 था, तो बैलेंस आ गया 23। 23 में जो हमारी परसेंटेज है, पेरेंट की परसेंटेज कितनी है 75% है और एनसीआई कितना है 25% है। तो इसका 75% कितना आएगा 17.2 और इसका ये आ जाएगा 25।
तो बाकी जो है आपका एनसीए आ जाएगा 5.75। ठीक है जी, तो ये आपका एनसीआई आ गया। एनसीआई का क्लोजिंग कितना है, और सॉरी ओपनिंग कितना था इसका, ओपनिंग एनसीआई हमने ओपनिंग निकाला था इसका, ये रहा इसका ओपनिंग अपनी है 35। तो 35 लाके यहाँ पे रखते हैं इसके साथ, तो 35 इसमें ऐड करते हैं आप, तो ये दोनों को जमा करेंगे तो ये आपको 40.75 का एनसीआई भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा आपका 23 और एनसीआई कितना आएगा आपका 40.75, ये आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये प्रॉफिट में आपने 63 लेके नहीं जाएंगे, आप क्या लेके जाएंगे इसमें, आपने कितना कैलकुलेट किया 70.25 और एनसीआई आपने कितना निकाला इसका, एनसीआई हमने इसका निकाला था अभी, एनसीआई कितना कैलकुलेट किया हमने इसका 40.75। 40.75 प्लस 32 करेंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा बाय 72.75 और यहाँ पे हमने जब इसमें ऐड किया 17.2, तो ये आपका 117.25 आ गया और टोटल आपका आ गया 540। ठीक है जी, तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर था, पहले हमने उसको कंसोलिडेट किया, उसके हमने गुडविल कैलकुलेट की, उसके बाद हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाला, हमने उसका एनसीए निकाला, तो सेम प्रोसीजर जब हम जो है वहां पे लगाया, तो ये वो कहता है कि ये जो आपका जो इंडेक्स मेथड था ये जरा आपको बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अब इससे टाइम बचाने के लिए पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तो वहां पे उसने कहा कि आप जो पेपर में जो हम यूज करेंगे, the index method is the way the most group would perform consolidated in practice over examiner. Examiner usually expect to use of the direct approach when answering the exam question. तो वो कहता है कि आप index method ना करें, बहुत लंबा है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको index method से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो हम index method की बात करेंगे। ये index method आपको करा दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे है, लेकिन ये आपने एग्जाम में यूज नहीं करना, एग्जाम में आपने जो है डायरेक्ट मेथड यूज करना है, इनडायरेक्ट को यूज नहीं करना। ये वन स्टेज मेथड है, तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखें, वो ये कहता है कि एच ने जो है एक्वायर्ड किया एस को, कितने से किया 75% से किया। अब एस ने उसको एक्वायर्ड किया, उसको आप छोड़ दें, आप देखें कि एच ने जो है वो टी को जो एक्वायर्ड किया वो कितने परसेंट किया। तो यहाँ पे जो एच ने टी को किया तो 75% आपने एस को किया हुआ है और उसने 60% जो है वो टी को किया हुआ है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें आपको पता लगेगा 45% जो है आपके पास होल्डिंग अभी एस की। तो हम क्या करेंगे, हम एस को कंसोलिडेट करेंगे 75% से और टी को कंसोलिडेट करेगा एच 45% से, और आपका जो एनसीआई है वो इसमें 25% आ जाएगा और यहाँ पे 55% आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, नो प्रॉब्लम। वो कहता है 55% एनसीआई लेके आप चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप गुडविल निकालेंगे, आप गुडविल 2 ही निकालेंगे, उन दोनों को जमा कर लेंगे। तो आप अपने 2 ही करने हैं, पहले आप एस की गुडविल निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे टी की गुडविल निकालेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एस का जो है एनसीआई निकालेंगे और टी का एनसीआई निकालेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, एस का निकालेंगे, टी का निकालेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। तो सिंपल तरीका है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें आपको जो ये तीसरी चीज थी कि एस ने जो होल्डिंग की हुई है इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसमें आपका काम सिर्फ इतना है कि एच ने एस में कितना किया हुआ है, एच ने टी में कितना किया हुआ है। तो यही से हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा और हम इसको डायरेक्ट मेथड से जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। The main subsidy is consolidated by a parent in the usual way. तो यूजुअल वे में जिस तरह आप कंसोलिडेट करते हो आपने उस तरह ही करनी है। द सब सब्सिडी टी की बात करता है, टी को क्या करेंगे, इज आल्सो कंसोलिडेटेड बाय द पेरेंट इन द यूजुअल वे यूजिंग द इफेक्टिव होल्डिंग विद वन फर्दर एडजस्टमेंट। तो इफेक्टिव होल्डिंग क्या है, 45% हमने निकाली थी। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टी इज स्प्लिट, एच शेयर्स इज यूज्ड इन द गुडविल वर्किंग एंड द बैलेंस चार्ज टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू अ स्टेट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हम इसको जो है वो एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसने कैसे किया। यहाँ पे जनाब आपसे कह रहा है कि इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना दें। कहता है एच एक्वायर्ड 75% on 1 January 2004 when the retained profit is 40,000 and T acquired 60% of T
इन जून 2000, वही पुरानी एग्जांपल लेके चला ये, ठीक है जी। दे हैव बीन 20,000 ऑफ द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसका मेरे को यूज नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन आपको दी हुई है, आप इसकी जो है वो कंसोलिडेटेड बना दें। अब हमने इसकी एक ही कंसोलिडेशन बनानी है, ठीक है जी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगी इसकी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके जो है वो गुडविल निकालेंगे सबसे पहले। तो गुडविल जो है मैं इसकी यहाँ पे निकाल देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एफ और टी दोनों को लेके चलना है। कैपिटल कितना है दोनों का, एक का 50 है, दूसरे का 100 है, 150। रिटेन अर्निंग कितनी है इसकी, प्री एक्विजिशन कितनी है, वो इसने मेरे को दी हुई है, एक की 40,000 है और एक की 25,000। ठीक है जी, इसमें आप ऐड कर लें 40 तो हमें रिटेन अर्निंग दी हुई है 40,000 और 25,000, वो हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं। 40,000 मेरा पेन नहीं चल रहा, मैं इसको यहीं पे कर लेते हैं, वो पेन नहीं चल रहा। तो एस एंड टी कैपिटल दोनों के दिए हुए हमें, कैपिटल कितने दिए हुए हमें 100 और इसका में दिया हुआ था 50। ठीक है जी, रिटेन अर्निंग जो है हमें दी हुई है 40 और उसकी दी हुई है हमें 25। दोनों को आप जमा कर लें तो ये आ जाएगा आपका 140 और ये आपका आ जाएगा 75। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आइडेंटिफाइड नेट एसेट आ गया। अब अगर एनसीआई आप देखें तो एनसीआई की जो परसेंटेज दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, इसमें 25% है और उसमें हमारी होल्डिंग 45 है और एनसीआई कितना हमारा 55%। तो एनसीआई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आप इसका 25% देंगे तो ये आ जाएगा 35 और इसका जो आप एनसीआई का लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41.25। इसके अंदर आप जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो ऐड करते हैं आप, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है इसने, इन्वेस्टमेंट जो है आप यहाँ देखें इसमें दी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, 120 और 80। ठीक है जी, तो एस में कितनी है 120 है, उसमें 80 है, तो यहाँ पे आप ले लें 120 यहाँ पे की हुई है इसने और 80 इसमें यहाँ पे की हुई है। इन दोनों को आप जमा करें तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा आपका आएगा 155 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 101.25। इसमें से आप क्या निकाले, इसमें से आप आइडेंटिफाइड नेट एसेट जो है जो आपने निकाले हुए थे इसको माइनस कर दें तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, आवाज नहीं आ रही आपको, 121 नहीं होगा, सही है 41 है ना, 80 सॉरी 41 प्लस 80, अच्छा ठीक है 80 प्लस 41.25 121 हो जाएगा माइनस 75। सॉरी यार, ये ना बेसिकली ये आपका 60 है, नहीं ये 80 है, ठीक है 80 है। यहाँ पे जो है ना एक एंट्री पास करनी पड़ेगी पहले। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल ग्रुप बना है उसने यहाँ पे एक हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो हमारा 80 है बेसिकली इसके अंदर क्या है, आपने जो एस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके अंदर एच की इन्वेस्टमेंट है। अब एच की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर जो है दो पोर्शन है, पेरेंट भी है और आपका
तो यहाँ पे अब जब भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपकी सब्सिडी होगी तो वो जो सब्सिडी इन्वेस्टमेंट की होगी उसके अंदर एनसीआई का पोर्शन भी होगा, उसके अंदर पेरेंट का भी पोर्शन होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंट्री पास कर लेंगे। आप गुडविल में जो डेबिट करेंगे आप वो कितने % करेंगे और एनसीआई में कितना करेंगे, इसके 2% करेंगे आप। ठीक है जी। तो गुडविल में वापस कितने % हमारा पेरेंट का पेरेंट कितना है, 75% है, उसका 25% है। ठीक है जी। एच की जो होल्डिंग है वो 75% है एस में, और एनसीआई की होल्डिंग कितनी है, 25% है। तो जो इसकी इन्वेस्टमेंट है इसको भी आप ब्रेकअप करेंगे, इसको आप ब्रेकअप करेंगे 60 में और 20 में, और क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को 80 से। ये एंट्री आपने स्टार्ट में पास कर लेनी है, इसका इफेक्ट जो है हम साथ साथ देंगे। अब जो है यहाँ से मैं अब क्या करूंगा, मैं ऐसे इसको 60 को लेके जाऊंगा इन्वेस्टमेंट। जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे जो है वैल्यू है मैं 60 की लेके आऊंगा उस एंट्री की वजह से। ठीक है जी। अब ये आपका 101.25 हो जाएगा, और ये आपका 26.25। अब इन दोनों को आप जमा कर लेंगे, 25 को और 15 को, तो ये आपका आ जाएगा 41.25। ठीक है जी। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की सब्सिडी आपकी आए तो आपने ये एंट्री पहले ही पास कर लेनी है। ठीक है जी। तो ये एंट्री पहले पास कर लेनी ताकि आपको कंफ्यूजन आए। तो जब आप गुडविल निकालने जाओगे तो आप गुडविल में ये वैल्यू यूज करोगे, आप ये वैल्यू यूज नहीं करोगे। इसका इफेक्ट हम कहा देंगे, इसका इफेक्ट हम एनसीआई में जब एनसीआई कैलकुलेट करेंगे तब इसका इफेक्ट देंगे। ठीक हो गया जी। तो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई है, जो हमारी गुडविल कितनी कैलकुलेट हो गई है 41.25। हमने दोनों को जमा कर लिया है, तो यहाँ पे हम ले आएंगे गुडविल। ठीक है जी। तो गुडविल हमारी कितनी आ गई 41.25। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी दोनों में 0 हो जाएगी, और जो पीपी है दोनों को जमा कर लेंगे हम। ठीक है जी। इन तीनों को हम जमा कर लेंगे, तीनों को जमा करके आप ले आएंगे 490। तो ये टोटल आ जाएगा 531.25। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सब्सिडी आ जाए तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें आपने एक एंट्री पास कर लेनी है, फ्रंट पे ही पेपर के ऊपर ही पास कर लेनी है कि जो गुडविल में जो पोर्शन जाएगा इन्वेस्टमेंट का वो आपका शेयर जाएगा पेरेंट का, और उसको आप जो एनसीए का पोर्शन है वो एनसीए में जाएगा। अब एनसीए का पोर्शन 25% था जो आपका आया था 20। ठीक है, ये 20 आपका आया 60 और 20। अब ये 20 क्या होगा, जब हम एनसीए निकालेंगे वहां से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, एनसीए आपका क्रेडिट होता है। ठीक है जी। तो जब इसका इफेक्ट भी आपको साथ साथ पता चल जाएगा, एंट्री पास होगी पेपर के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि मैंने दूसरा इफेक्ट एनसीए से निकालना है। जब हम एनसीए की कैलकुलेशन करेंगे वहां से हम 20 को माइनस करेंगे। चलो जी। तो यहाँ पे हमारा ये पोर्शन खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा एनसीए आएगा और हमारा प्रॉफिट आएगा। हमारा कैपिटल कितना है 200 आ जाएगा, ये दो हमें चाहिए। ठीक है जी। अब रिटेन प्रॉफिट जब है ये नहीं चाहिए, हमें रिटेन प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसकी एनसीए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो हम इसका रिटेन प्रॉफिट और एनसीए जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जी जनाब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और एनसीए कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग यहीं पे कर देते हैं। चलो, तो हमें दोनों का प्रॉफिट चाहिए, एस का भी चाहिए और टी का भी चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ऊपर हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऊपर दी हुई है हमारे पास, बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो दिया हुआ हमें वो एक का 60 और एक का 30 दिया। ठीक है जी। तो 60 इसका है और 30 इसका है। उसमें से जो है वो प्री एक्विजिशन जो हम निकाल लेते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमें दिया हुआ ऊपर कितना कितना दिया हुआ हमें 40 और 25। तो 40 और 25 हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये बात 20 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है जी। इसमें आपका पेरेंट का शेयर कितना है, एच का शेयर कितना है, एच का शेयर इसमें 75% है और इसमें कितना है 45%। तो एच का शेयर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे दोनों का आप निकालने हैं। 75% इसका आप लेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 का 45% लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। दोनों को आप जमा करें तो ये आपका 17.25 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 17.25 जो है आप इसमें 100 में ऐड कर देंगे।
70.25, तो ये आपका आ जाएगा 117.25। ठीक है जी। अब एनसीए निकालने आप, एनसीए जनाब आपका कितना हो जाएगा, एनसीए आपका कितना है, 25% इसमें है और 55% इसमें है इसी प्रॉफिट का। तो एनसीए आपका कितना आ जाएगा, 25% आपका आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा आपका 5। ठीक है, 20 माइनस 15 5 आएगा और 5 माइनस 2.25, तो ये आपका आ जाएगा 2.75। इसके अंदर ओपनिंग जो है वो एनसीए ऐड कर लें। ओपनिंग एनसीए कितनी है आपकी, वो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट की हुई है। यहाँ पे देखें, ये एनसीए कैलकुलेट की हुई हमने 35 और 41.25, ये इसमें ऐड कर दें। 35 और 41.25, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 44 हो गया। अब वो जो 20 था ऊपर जो हमने यहाँ पे एंट्री पास की थी, ये इसका इफेक्ट देना है अपने, ये डेबिट हो रहा है, इसको आप डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का आपने 20 डेबिट कर दिया, तो ये आपका आ गया 40 और ये आपका आ गया 24, दोनों जमा किया 64, तो इस 64 आपकी एनसीए है। एनसीए 200 प्लस इसको जमा कर लें आप, ये आपका आ जाएगा 150 और टोटल आपका आ जाएगा 531.25। ठीक है जी। तो ये एंट्री आपने बस इसका इफेक्ट नया आया था आपका कि इस एंट्री का आपने इफेक्ट जो है यहीं पे दे देना है। आपने एंट्री यहीं से पास कर लेनी है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने सेग्रीगेट कर देना है पेरेंट्स पे और एनसीआई में। ठीक है जी, ताकि इसका इफेक्ट जो है वो आपको प्रॉपर नजर आ जाए। तो आपको ये जो जिस तरह मैं अभी इसको 80 उठा लिया था, तो आपको नहीं पता चलेगा, आप इसको 60 उठाएंगे, कम्युनिटी पास की हुई है, और उसका दूसरा का इफेक्ट जो है एनसीए का इफेक्ट एनसीए में देंगे और आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया है क्वेश्चन, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। सारा हो गया। अब वो बात करता है जनाब रैशनल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक, गुडविल हमने कर दी हुई सारी। ठीक है, वो जो अभी हमने ये पिछले क्वेश्चन था इसको जरूरत नहीं है हमें। कहता था इफेक्टिव इंटरेस्ट is the parent shares of the main subsidiary shares of the sub-subsidiary. Goodwill calculated on the main subsidiary is the cost less share of net assets. Goodwill calculated on sub-subsidiary must be share of cost less। वही जो बात करी हमने की थी, हमने जो एंट्री पास की थी उसी की बात कर रहा है कि आपने जो सब-सब्सिडी की है वो उसको हमने पेरेंट और एनसीए में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉन कंटिन्यूअस की बात करता है, कहते हैं एनसीए क्या होगा। एनसीए जनाब वही होगा हमारा कि हमने जो एच को एक्वायर किया, एच को जब एच में एक्वायर किया तो 75% हमने लिया। ठीक है जी, तो इसमें एनसीआई कितना हो जाएगा हमारा, एनसीआई हमारा 25% हो जाएगा। और जब एच एक्वायर करेगा टी को, ठीक है जी, तो टी को कैसे करेगा, ये 75 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 45%। तो ये 45% यहाँ पे आ जाएगा, तो एनसीआई कितना हो जाएगा आपका 55%। वही पिछली एडजस्टमेंट हमने की थी, ये उसी को शायद एक्सप्लेन कर रहा है। चलो जी, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आ गया, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वही बात करते हैं जो हमने पहले पिछली बार की थी। हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट की हुई टीम में इसकी हम एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री पास होगी इसकी, गुडविल एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा 750 से। गुडविल कितना है, इसका शेयर कितना है जनाब, परसेंटेज होल्डिंग कितनी है, ये एस ने एक्वायर किया 80%, उसने एक्वायर किया 60%। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एच जो है उसने एक्वायर किया 80% एस को, तो एनसीआई कितना हो गया इसका 20%। और एच ने एक्वायर किया टी को, टी को कितना क्या है 80 इंटू 60 कितना हो जाएगा 48%। ये आपका आ जाएगा 52% एनसीआई। ठीक है जी, बाकी जो है तीसरा आप छोड़ दें, एस की 60% है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 80% लेंगे और इसको 20% लेंगे, तो ये एंट्री हम साथ ही पास कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 600। अब गुडविल में मैंने 600 इस्तेमाल करना है और एनसीए से मैंने माइनस करना है 150। तो ये वाला पोर्शन जो है ना, जो आपको बाद में ट्रबल करने वाला था, उसको मैं पहले सॉल्व कर दिया, हमने इसके 80%। चलो जी, अब हम इसके मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है वो, कह रहा है जनाब कि एच ने एक्वायर्ड किया 80% और उसने 80% कर लिया। अब उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, एस ने कब एक्वायर किया इसको, 1 जनवरी 2017 को, और इसने कब एक्वायर किया 2014 को। जब जब एच ने एस को एक्वायर किया, वो उससे पहले टी को एक्वायर कर चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि 2017 में जब हमारे पास कंट्रोल आया, तो कंट्रोल हमारे पास दोनों ही आ गए। दोनों का कंट्रोल कब हमारे पास आया, 2017 में दोनों का कंट्रोल हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे जो डेट है, इस डेट पे हमारे पास दोनों का कंट्रोल आ चुका है। ठीक है जी। अब इसका इसकी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पहले सबसे पहले इसके गुडविल बनाएंगे। ठीक है जी, पहले हम इसकी निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका कैपिटल चाहिए, एस और टी दोनों का हम साथ साथ ही निकालते हैं। ठीक है जी। तो एस और टी का कैपिटल कितना है, ये दिया हुआ जनाब 3000 और 300। तो 3000 इसका है और 300 इसका है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग जनाब आपने निकाली है इसकी। तो रिटेन अर्निंग आपको चाहिए किस पीरियड की चाहिए, हमें सिर्फ इस पीरियड की चाहिए, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है जी। तो ये कितनी है 2300 और उसकी कितनी है हमारे पास 650। दोनों का जमा कर लें तो ये आ जाएगा 5300 और ये अब आ जाएगा 950। ये कब क्या है, ये आपका आइडेंटिफाइड नेट एसेट आ गया। ठीक है जी। इस पे आप ले एनसीआई, एनसीआई एनसीआई कितने परसेंट है, इसका एनसीआई कितने परसेंट है 20% है और इसका कितना है 52%। ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 1060 ऑफ इसका 5000। ठीक है जी। 5300 का 20% 1060 और 250 का 53% 52% आपका आ जाएगा 494। राइट। इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ऐड कर लें, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड कर लें। इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी दी हुई है ऊपर, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसमें इन्वेस्टमेंट इंडेक्स कितनी है 500 और इसकी कितनी है 600। ठीक है जी। 750 नहीं लेंगे हम, 600 लेंगे। तो 5000 600 इसमें ऐड कर, 5000 इसकी है और 600 इसकी है, दोनों को जमा कर लें आप, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है उसकी बिजनेस की आ जाएगी। तो 6060 ये आ गया और 6410 094 गया। ठीक हो गया जी। इसमें से INA माइनस कर दिया आपने, INA ऊपर निकाला हुआ है, ये आप माइनस कर दें तो आपकी गुडविल आ जाए। ये आपकी आ गई गुडविल 760 प्लस इसमें इसकी कितनी आई 144 और टोटल आपकी कितनी आ गई 904। तो 904 आपकी गुडविल आ गई। आप ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बनाएं, इसमें गुडविल कितना आ गया आपका आ गया 904। ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन तीनों को आप जमा कर लें, तीनों को आप जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19,400 और टोटल आपका आ जाएगा 20,304। ठीक है जी। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, सब म्यूट कर दूं आपको, आपका माइक तो ऑन होगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट का जो एसेट वाला पोर्शन था कंप्लीट हो गया।
आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली, आपने तीनों एसेट्स पीपीई को ऐड कर लिया, इन्वेस्टमेंट को आपने इग्नोर कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके P&L की। लायबिलिटी की अगर बात करें तो इसका कैपिटल 10,000 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे एनसीआई इसमें ऐड होगा। एक एनसीआई कैलकुलेट करना है आपने। इसकी जो लायबिलिटीज हैं 2,000 3,500 ऐड 3,500 बाहर चला जाएगा इसका एसेट्स। ठीक है जी, तीनों को जमा कर लेंगे आप। रिटेन अर्निंग जो है ये वाली नहीं जाएंगी इसकी, हम इसकी रिटेन अर्निंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी। तो हम इसकी रिटेन अर्निंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी। रिटेन अर्निंग एस की भी कर लें और साथ साथ टी की भी कर लें। तो बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, बैलेंस शीट में जो रिटेन अर्निंग दी हुई है वो हमें दी हुई है, जो हमने अभी काटी है 2,750 और 700। तो यहाँ पे आप देख लें बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है 2,750 और 700। इसमें से प्री एक्विजिशन कितनी है, प्री एक्विजिशन आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे जो हमने यूज किया भी ये यूज किया हमने, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ से आप माइनस करते हैं 2,300 माइनस 650। सिंपल है ना जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी। 450 आ गया और ये आपका 50 आ गया। अब इसका शेयर कितना है, एच का शेयर कितना है इसमें, एच का जो शेयर है वो 80% है और 45% है। ठीक है जी, तो 80% इसका कितना आएगा 360 और 45% उसका कितना आ जाएगा आपका 24। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 384। ठीक है जी, 384 जो है आप जाके यहाँ पे रिटेन अर्निंग में इसका ऐड करना है, यहाँ पे 384। ठीक है जी, 384 ऐड करेंगे जी सर 5284 384 आया ना, दोनों को जमा करते हैं। ठीक है, ये रहा 360 प्लस 24। ठीक है जी, तो आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसका आप एनसीआई वाला पोर्शन कैलकुलेट कर लें। एनसीआई कितने परसेंट है इसका, इसका 20% है और इसका कितना है 52% है इसका प्रॉफिट का। ठीक है जी, तो इसका कितने परसेंट आएगा, ये इसका 20% लेंगे 450 का, तो वो आपका आ जाएगा 90 और 50 का आप लेंगे 42%, तो वो आएगा 26। अब इसमें ओपनिंग एनसीआई ऐड कर लें। ओपनिंग एनसीआई आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया आपको, ये रहा 1060 और इसका 494। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 1150 और इसका आ जाएगा आपका 520। अब ऊपर एडजस्टमेंट थी हमारे पास एक, हमने कहा था ये 150 जो है इसका हमने माइनस करना डेबिट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो वो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है वो मीन टी जो है 150 जो है माइनस करना, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब माइनस करेंगे तीनों को, तो टोटल आपका आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका टोटल आपका आएगा 1520। ठीक है जी, दोनों को आप जमा करें 150 माइनस करेंगे तो टोटल आएगा आपका 1520। 1520 जो है इसका आपका एलसीआई टोटल इसका आ जाएगा 23,050,30,3050। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से लेके चलना है आपने। बस जो कन्फ्यूजन होती है हमारी, कन्फ्यूजन इस एंट्री में थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पहले आप ये एंट्री पास कर लें, तो ये एंट्री जो है ना लोगों को समझ नहीं आती कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, कि कहाँ पे होना है कहाँ पे नहीं होना। तो जब आप फ्रंट पे ये एंट्री बना देंगे पहले, तो आपको पता चल जाएगा इसका ट्रीटमेंट दो जगह होना है। एक गुडविल में ऐड होना है, इसमें गुडविल से इंक्रीज होगी और एनसीआई जो है वो इससे डिक्रीज होगा। और क्यों डिक्रीज होगा एनसीआई, तो लोगों के डिफरेंट लॉजिक हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो सिंपल ये है कि जनाब आपने इन्वेस्टमेंट को खत्म किया है, तो इन्वेस्टमेंट पे एनसीआई को चार्ज किया है, एनसीआई डेबिट हो रहा है, उधर एनसीआई क्रेडिट हो रहा है, तो वहां से इसको नेट करके इसको कम कर दें। सिंपल इसका बार इसके लॉजिक्स बहुत ज्यादा है, मैं अभी इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। आप सिंपल ये एंट्री पास करें और उसको आप सॉल्व करें। ठीक है जी, तो अभी इतना आज के लिए बहुत है।
तो मेरा ख्याल से यहाँ से हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2 जो है ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो फिर इसको जो है ना जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी हो जाएगा काम हमें जल्दी नहीं है। तो इंशाल्लाह सर यहीं पे इसको आज की मीटिंग वाइंड अप करते हैं हम। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर ये हमारा 4 था। ठीक है, जो 5th लेक्चर जब होगा तो हम यहीं से इंशाल्लाह पेज नंबर जो हमारा है 73 जो है यहीं से जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। तो मीटिंग में ज़रा रिकॉर्डिंग खत्म बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।